हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय माह नवंबर का असाइनमेंट। तो चलिए, माह नवंबर असाइनमेंट आ चुका है आप सभी का। जो बच्चे क्लास 10th में हैं तो तैयार हो जाइए असाइनमेंट बनाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि आपको विज्ञान कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जो असाइनमेंट दिया गया है वो किस प्रकार से हल करना है, कौन से प्रश्न का आंसर आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी तक ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं या जिन बच्चों का ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है, उन्होंने इन चैप्टर्स की पढ़ाई नहीं की है। ये हमारा उद्देश्य बस केवल इतना ही है कि उन बच्चों तक हम सही जानकारी पहुंचाएं और उन्हें असाइनमेंट लिखने में थोड़ा सा दिशा निर्देश दें, उन्हें थोड़ा गाइड करें। और हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अन्य उद्देश्य नहीं है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर की बात करते हैं। मैं गोपाल सर आप सभी के लिए क्लास 10th जो माह नवंबर है विज्ञान विषय, उसके असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दूंगा कि किस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। हम 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं और किस प्रकार से आपको उनको हल करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट हो जाएंगे सभी लोग। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि 1 दिसंबर से मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वीडियोस के लिए मैंने टारगेट रखा है 2 महीने, दिसंबर और जनवरी। आप सभी बच्चों को मालूम चल गया होगा कि शायद तक बहुत हद तक बोला जा रहा है या 90% चांस है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड पर ही हो। तो ऑफलाइन मोड पर अगर एग्जाम होता है तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं 1 दिसंबर से, वो वीडियोस उन्हीं एग्जाम को दृष्टिकोण रखते हुए बनाया जाएगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहां से कितने % कोर्स या सिलेबस में कटौती हुई है। तो हम नए पैटर्न में नए सिलेबस के अनुसार से आपको वो सारे के सारे जो मटेरियल हैं बोल सकते हैं या जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो अवेलेबल कराने वाले हैं। 1 दिसंबर से क्लास 10th तैयार हो जाना। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश 1 बाय 1 आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते जाएंगे चैप्टर वाइज। और ऐसे क्वेश्चन हम देंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसकी शुरुआत आज हम इस असाइनमेंट से करते हैं। आपको थोड़ा सा यहां से हम क्या करेंगे, दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से आप अपना असाइनमेंट सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सभी बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी तक आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके एग्जाम में आपको पूरे में पूरे नंबर लाना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी करना है, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करना है, और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो बात आप तक पहुंच गई है मेरी, आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में मिला हुआ है वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। क्या बोलता है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब बात आता है आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। जब हम क्या करते हैं बेटा, वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बोलता है, जो पहला माध्यम होता है वो वायु होता है, ठीक है, उसके सापेक्ष किसी भी अन्य जो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो वो आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक आपको दिए गए हैं। क्या दिया है बेटा, कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है वो आप लिखेंगे। हमको दिया है किसका अपवर्तनांक दिया गया है, कांच का, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बेटा, दिया है, इसे दिया है हमको, ठीक है। कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक। हम कांच के आपेक्षिक अपवर्तनांक को किससे डिनोट करेंगे, Ng से, या कई बुक्स में इसे लिखा जाता है बेटा म्यू जी। क्या लिखा जाता है, इसको म्यू जी लिखा जाता है। तो ये होता है ये C अपॉन Vg, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा किसमें, ग्लास में,
जो ग्लास हम यूज कर रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल बोलते हैं, इसका अनुपात होता है। ये मान हमको दिया है बेटा, कितना दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा, ये मान हमको दिया हुआ है 3/2। कितना मान दिया हुआ है? 3/2। यहीं से हम क्या निकाल लेंगे बेटा? कांच में प्रकाश की जो चाल है Vg की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या मिलेगा? Vg की वैल्यू Vg इज इक्वल टू, देखो मैं पक्षांतर करके निकाल रहा हूं, Vg इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा बेटा? C/Ng। Vg इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा हमको? C/Ng। ये वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। Vg इज इक्वल टू हो जाएगा C/Ng। अब दूसरा जो चीज हमको दिया गया बेटा, क्या दिया है? जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक। जल का क्या दिया है बेटा? आपेक्षिक अपवर्तनांक। ये जल का है तो इसको हम लिखेंगे बेटा NW, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में मैंने फिर से बता देता हूं, इसको μW से भी डिनोट किया जाता है। ये होता है बेटा C/VW, ठीक है। प्रकाश की चाल कहां? वायु में बेटा, पानी में, VW। ये कितना दिया हुआ है हमको? ये दिया हुआ है बेटा 4/3। यहां से भी हम एक काम करेंगे, हम VW निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा? VW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/μW, या फिर जैसे हमने वहां N लिखा है तो NW भी लिखेंगे। पहले आप इतनी चीजें अच्छे से समझ जाइए। बात समझ में आई? कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक Ng या कई जगह μg से लिखा जाता है बेटा, C/Vg होता है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बेटा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई भी माध्यम, जैसे यहाँ ग्लास है तो ग्लास में प्रकाश की चाल को हमने Vg लिख दिया। कांच में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा बेटा? Vg हो जाएगा। 3/2 दिया हुआ है तो यहां से Vg देखो कैसे निकाला मैंने? तिर्यक गुना करके। कैसे निकाला बेटा? तिर्यक गुना करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। ये देखो, ये क्लास ऐसी है कि मैं कुछ अलग अलग चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा रहा हूं। जब मैं टॉपिक वाइज चलूंगा बेटा आपका, ठीक है, आपके जो चैप्टर हैं उसके हिसाब से चलूंगा तो और डिटेल में लेके चलूंगा, एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ समझाऊंगा। मगर अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम आपको एक असाइनमेंट के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब हम चैप्टर वाइज आएंगे तो सारी चीजें बहुत ही डिटेल में आपके लिए लेकर आएंगे, आपको एक एक चीज बहुत बारीकी के साथ समझाते हुए चलेंगे। तो देखो मैंने तिर्यक गुना कर दिया बेटा, Vg ऊपर चला गया, Ng नीचे आ गया, तो Vg इज इक्वल टू C/Ng हो गया। वैसे ही जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक को NW या μW से दिखाया जाता है, तो C/VW। फार्मूला क्या हो गया हमारे पास में? C/VW। ये मान आ गया बेटा 4/3 हमको दिया हुआ है, तो ये VW यहां से भी निकालिए, C/ क्या हो जाता है? NW हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, इस पर ध्यान देना। जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात, जल और कांच में बोलता है। तो पहले जल आया है बेटा, पहले क्या आया है? जल आया है। तो जल में क्या हो जाएगा प्रकाश की चाल? VW अपॉन किसमें? कांच में। ये हो जाएगा बेटा Vg। VW अपॉन क्या हो जाएगा? Vg। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल के रखा हुआ, देखिए VW इज इक्वल टू C/NW, और ये क्या आ जाएगा बेटा? Vg C/Ng। ये C और C कैंसल हो जाएगा बेटा, Ng चला जाएगा कहां? ऊपर। देखो एक्चुअल में होता क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आता है, क्या है? एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं बेटा, ये क्लास 10 का मेरा भी स्टार्टिंग का अनुभव है। मैं अक्सर बड़े क्लासेस को पढ़ाता हूं, क्लास 11 को, क्लास 12 को, ठीक है। तो मेरी स्पीड उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही हल्के अंदाज पे आराम से आपको बता सकूं। तो ये देखो फिर से एक बार समझेंगे इसको ना। ये क्या था बेटा? C/ था NW, और ये था बेटा C/Ng। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C/NW। ये भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Ng अपॉन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। Ng अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? C हो जाएगा। ये C और C क्या हो गए? कैंसल, और हमारे पास वैल्यू बच रही बेटा VW अपॉन Vg, ठीक है। तो ये हो गया Ng अपॉन NW। Ng अपॉन क्या हो गया बेटा? NW। तो दोनों वैल्यू देखिए हमारे पास में बेटा, Ng कितना है? 3/2 है। यहां मैं वैल्यू पुट करूंगा VW अपॉन Vg। Ng कितना है बेटा हमारे पास में? 3/2 है, और NW 4/3 है।
4/3 है। फिर से इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3/2, ये भाग गुना में बदलेगा, 4/3 का क्या हो जाएगा बेटा 3/4 हो जाएगा। और ये जो रेशियो है बेटा VW/VG वो हमको मिलेगा 9/8। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। किसमें बोलता है, जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 9/8 होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा कि अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों को सचित्र समझाइए, बोलता है अयस्क के सांद्रण की दो विधियां। अब सांद्रण होता क्या है, जब हमको कहीं से बहुत सारे खनिज मिलते हैं या अयस्क मिलते हैं, तो अयस्क में क्या पाए जाते हैं बेटा, बहुत सारे धातु होते हैं और भी अन्य प्रकार के उसके मिश्रण होते हैं। उसमें बहुत प्रकार की शुद्धि और अशुद्धि होती है। अयस्क में क्या होती है, बहुत प्रकार की शुद्धियां भी होती है, शुद्ध धातु भी होते हैं और अशुद्ध धातु भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है। तो अयस्क का सांद्रण का मतलब है शुद्ध धातु से अशुद्ध धातु को अलग करना। जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, रेत के टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं, उनको जैसे हम जब जमीन से कोई चीज निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, घर में हम देखना जब कोई भी जमीन से कोई चीज निकालते हैं, जैसे सब्जी भाजी बोलते हैं, या कोई भी फल वगैरह है जो जमीन के अंदर मिलता है, या कोई भी जो कंद वगैरह रहता है जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम उसको धोते हैं, उसकी मिट्टी को, उसमें जो धूल के कण रहते हैं उसको हम धोकर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। सेम यही चीज होती है यहां भी। अयस्क है तो अयस्क में क्या होगा बेटा, जो अशुद्धियां रहेगी, ठीक है, जो धूल मिट्टी के कण रहेंगे, पत्थर के टुकड़े रहेंगे, उनको अयस्क, जो शुद्ध अयस्क है, शुद्ध धातुओं से अलग करने की जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है बेटा, सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो सांद्रण की जो दो विधियां हैं यहां हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली विधि, ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे पहली विधि हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, वो होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि बोलता है। कौन सी विधि बोलता है बेटा, गुरुत्व पृथक्करण विधि बोलता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, गुरुत्व जो पृथक्करण विधि है, यह विधि शुद्ध धातु और अधातु के कणों के विशिष्ट गुरुत्व के अंतर पर निर्भर करता है, बोलता है। जो शुद्ध धातु रहता है और किस पर, अशुद्ध धातु या अधातु बोला है। अशुद्ध धातु मतलब क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। अधातु के कणों के विशिष्ट गुरुत्व के अंतर पर निर्भर करता है। अब देखो शुद्ध और अशुद्ध में अंतर तो होगा। सबसे बड़ा अंतर क्या होता है बेटा, उनके वजन का होता है, उनके द्रव्यमानों का होता है। ठीक है, दोनों में तो विशिष्ट गुरुत्व के अंतर पर निर्भर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोलता है इसका नाम गुरुत्व के अंतर के कारण ही इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब इस विधि में क्या करते हैं, ये देखिएगा, इस विधि में एक झुके हुए प्लेटफॉर्म पर अयस्क के चूर्ण पर, ठीक है, एक झुका हुआ प्लेटफॉर्म, देखिए नली जैसे बना हुआ है। कैसा बेटा, ये झुका हुआ है। यहां हम अयस्क के चूर्ण पर पानी की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं, बोलता है। यहां भी बनाया हुआ है डायग्राम। इसमें क्या डालते हैं, पानी की धारा। एक पाइप लगा हुआ है, देखिए पाइप की सहायता से पानी की धारा। इसमें क्या रख देंगे, हम चूर्ण डाल देंगे, अयस्क का चूर्ण इस प्लेटफॉर्म में डाल देंगे बेटा। ठीक है, प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी धातु का बना हो सकता है, सीमेंट की बनी हुई नली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, पानी की प्रबल धारा प्रवाहित किया जाता है। अब पानी डालेंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था कि किस तरह से अगर हमको किसी चीज से मिट्टी को अलग करना रहेगा, हम उसमें क्या डालेंगे बेटा, पानी डालेंगे। पानी डालते ही मिट्टी के कण उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वैसे ही सेम यहां भी पानी की प्रबल धारा को प्रवाहित किया जाता है, जिससे मिट्टी, रेत आदि के कण हल्के होने के कारण पानी के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। क्लियर हुई बात। जैसे ही अयस्क के चूर्ण में हम पानी की तेज धारा डालेंगे, जो मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, रेत के कण हैं, वो हल्के होने के कारण पानी के साथ क्या हो जाएंगे बेटा, बह जाएंगे। जबकि अयस्क या शुद्ध धातु, अयस्क या शुद्ध धातु कैसा होगा, भारी होगा। जो अयस्क या शुद्ध धातु होता है वो कैसा होगा बेटा, भारी होगा। इसलिए बोलता है जबकि अयस्क या शुद्ध धातु के कण भारी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से कहां हो जाएंगे, बोलता है नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, जिससे शुद्ध धातु और अशुद्धि के कण अलग अलग हो जाते हैं। इसमें जल की प्रबल धारा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको द्रवीय धावन विधि भी कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्रवीय धावन विधि भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बात आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार सुनिएगा, हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं बेटा गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या काम कर रहे हैं हम,
दोनों शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु के किस में अंतर होता है? बोलता है विशिष्ट गुरुत्व में। विशिष्ट गुरुत्व से मतलब यही है कि जो धातुएं होती हैं और जो अधातुएं होती हैं दोनों के भार में अंतर होता है, क्योंकि भार किससे बनता है? W = mg। जी मतलब क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण है, तो दोनों में अंतर होता है। बोलता है जब हम उस अयस्क के चूर्ण को किसी प्लेटफॉर्म में रखकर पानी की तेज धारा डालेंगे तो जितनी अशुद्धियां रहेगी, रेत है, मिट्टी है, धूल के कण हैं, पत्थर के छोटे टुकड़े होंगे, वो सारे के सारे वहां से क्या हो जाएंगे? बहकर दूर निकल जाएंगे बेटा, उससे अलग हो जाएंगे। और जो शुद्ध धातु होगा या अयस्क जो कण होंगे वो तली पर नीचे की ओर बैठ जाएंगे, कम ओके अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण। इस तरीके से हम शुद्ध धातु से अशुद्ध धातु को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। ऐसी एक और विधि होती है बेटा, दो विधियां बताने बोले हैं, तो दूसरी विधि जब हम देखेंगे तो दूसरी जो हमारी विधि है वो दूसरी विधि होती है बेटा झाग फेन उत्प्लावन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? झाग फेन उत्प्लावन विधि। अब झाग फेन उत्प्लावन विधि इसको भी देख लीजिए। यहां क्या होता है बेटा? देखो क्या होता है। बोलता है इस विधि द्वारा मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अधात्री मतलब क्या है? जो धातु नहीं है कि कण पानी में आसानी से भीग जाते हैं, जबकि शुद्ध धातु या अयस्क के कण तेल में भीगते हैं। फिर से एक अंतर दिखाई दे रहा है। जो अधातु होगा वो कण पानी में आसानी से भीग जाएंगे, मगर धातुओं के कण पानी में नहीं भीगते। धातुओं के कण किस में भीगते हैं? बोलता है अयस्क के कण तेल में भीगते हैं। इसमें पानी और तेल के मिश्रण में अयस्क को डाला जाता है। बोलता है पानी और तेल के मिश्रण में अयस्कों को क्या करेंगे? डाला जाता है। अपने गुण के कारण अधात्री या अशुद्धि जो अधातु होता है कण पानी में भीगकर भारी हो जाते हैं, जिससे पेंदे में बैठ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ शुद्ध धातु के कण या अयस्क के कण तेल में भीगते हैं। और जब इस पात्र में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो उसमें झाग बनते हैं और इस झाग के साथ शुद्ध धातु के कण सतह पर तैरने लगते हैं, जिसे पृथक कर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। दो चीजें याद रखना। क्या चीज बताया बेटा? ये देखिए इस तरह से एक टैंक रहेगा बेटा। क्या बनाएंगे? एक टैंक बनाएंगे। इस टैंक में हम दो चीजें डाल रहे हैं। क्या क्या चीजें डाल रहे हैं? पानी और तेल। क्यों? क्योंकि पानी जो रहता है वो अशुद्धियों को भिगा देता है। अशुद्धियां जो रहती हैं वो या अधातु जो रहते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं। मगर जो शुद्ध धातु रहता है वो किस में भीगता है? वो केवल तेल में भीगता है। ठीक है, वो केवल किस में भीगता है? तेल में। जब इस टैंक में हम क्या डालेंगे? बोलता है इस टैंक में जब हम अयस्क को डालेंगे तो अयस्क में दोनों चीजें हैं, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। ठीक है, शुद्ध जो है वो धातुएं हैं, अशुद्ध जो है वो अधातुएं हैं। ओके, तो जैसे ही हम उसमें डालेंगे, ठीक है, अयस्क को यहां हमने डाल दिया बेटा। अयस्क इसके कहां चला गया? अंदर चला गया। अब अयस्क जो है वो इसके अंदर चला गया। अब क्या होगा? जो अशुद्धियां रहेगी वो भारी हो जाएगी, पानी में भीग जाएंगी वो, और भारी होकर ये तली पर जम जाएगी। कहां जम जाएगी बेटा? वो तली पर जम जाएगी। जितनी भी अशुद्धियां रहेंगी वो सारी की सारी अशुद्धियां जो रहेगी वो तली पर जम जाएगी। अब अशुद्धियां तो तली पर जम गई। अब हमको शुद्ध धातु को अलग करना है, तो शुद्ध धातु को अलग करने के लिए यहां क्या प्रवाहित कराते हैं? बोलता है इस पात्र में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से ये झाग बनता है। क्या बनता है बेटा? झाग बनता है। और जो शुद्ध धातु रहता है वो झाग के साथ में ऊपर उठेगा और उसको हम एक अलग से बर्तन में झाग के साथ क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से शुद्ध धातु अशुद्ध धातु से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है या पृथक हो जाता है। ये विधि कहलाती है बेटा झाग फेन उत्प्लावन विधि या प्लवन विधि। मतलब जो शुद्ध धातु रहती है वो झाग के साथ ऊपर आती है और उसको झाग के साथ अलग कर लिया जाता है। तो सांद्रण की मतलब शुद्ध धातु से अशुद्ध धातु दोनों को अलग अलग करने की ये दो विधियां आपको याद रखनी है। ठीक है, जब हम क्लास में इस चैप्टर को लेकर चलेंगे 1 दिसंबर से, जब भी इसका मौका आएगा तो और ज्यादा डिटेल में हम आपको ये विधि समझाएंगे। ओके, तो चलिए आज और आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3 जो आपको दिया गया है वो प्रश्न क्रमांक 3 में है बेटा धातु और अधातु में क्या लिखे? बोलता है अंतर लिखो। बोलता है ठीक है, जो धातु है और अधातु है उस धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो धातु और अधातु में अंतर, मैंने यहां कुछ अंतर लिख दिया। बुक में आपको हो सकता है क्वेश्चन में 3 या 4 अंतर लिखने बोला होगा, यहां हमने लिख दिया है। अक्सर देखिए जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अगर
परीक्षा में तो 3 या 4 ही पूछते हैं जनरली, मगर आपको ज्यादा याद करके रखना है ताकि अगर कुछ भूल जाते हो 1-2 पॉइंट्स तब भी कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। तो धातुएं और अधातुएं, ठीक है, क्या बोलता है बेटा, पारे को छोड़कर, देखिए दोनों में अंतर, पहला पॉइंट में क्या बोलता है कि पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती है, पारा बस कैसा रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, सभी धातुएं कैसी रहती है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सबसे पहला और मुख्य अंतर होता है, सभी की सभी धातुएं ठोस अवस्था में रहती है, केवल किसको छोड़ दिया जाए, पारा को, जबकि धातुएं ठोस भी रहती है, द्रव भी रहती है और गैस अवस्था में भी पाई जाती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, मतलब धातुओं पर हम बल का प्रयोग कर सकते हैं, उसको ठोक पीट सकते हैं, वो आसानी से टूटती नहीं है, इसलिए बोलते हैं बेटा कि धातुएं कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती है। और अधातुएं भंगुर होती है। भंगुर होती है बोलने से क्या समझ में आता है कि ये आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती है। ओके, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य होती है मतलब हम इसको तान सकते हैं, फैला सकते हैं, जैसे लोहा है, लोहा सबसे ज्यादा तन्ने वाला पदार्थ होता है। लोहे से हम देखना बहुत पतले पतले तार बना लेते हैं, गर्म करते हैं, जितना फैलाना है उतना फैला लेते हैं, बहुत पतली तार बना सकते हैं, ठीक है। तो धातुएं कैसी होती है, तन्य होती है। अधातुएं तन्य नहीं होती, क्यों, क्योंकि अधिक फैलाएंगे तो धातुएं क्या हो जाती है, भंगुर होती है ना, टूट जाएंगी, इसलिए बोल सकते हैं कि धातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं क्या होती है बेटा, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब धातु में ऊष्मा भी आसानी से चल दे, क्या करेगा, उसमें प्रवाहित हो जाएगा। मालूम है किसी भी धातु को गर्म करेंगे आसानी से गर्म हो जाता है, और विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। अधिकांशतः जितनी धातुएं होती है सभी विद्युत की क्या होती है बेटा, चालक होती है, मतलब सुचालक होती हैं, इसलिए बोलते हैं कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं। अब अधातुओं की बात करें तो ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती। केवल 2 नाम दिया हुआ है हमको, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो बोलता यहां यही है बेटा कि ग्रेफाइट और आयोडीन को अगर हम छोड़ दें, को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा की क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती है, कुचालक होती हैं, ठीक है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। सभी धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक। अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार का चमक पाया जाता है, ठीक है। जैसे सोना है, सोना भी क्या होता है, चमकता है बेटा, ठीक है। पीतल है, कांसा है, सब में अलग अलग चमक पाई जाती है, तो धात्विक चमक पाई जाती है। और यहां बोलता है ग्रेफाइट एवं आयोडीन को छोड़कर प्राय अन्य धातुओं में चमक नहीं होती। धूसर रंग बोलते हैं ना, धूसर रंग, धूसर मतलब क्या होता है बेटा, काला भद्दा रंग, ऐसे रंग की क्या होती है बेटा, अधातुएं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद सोडियम पोटेशियम को अगर छोड़ दिया जाए तो धातुएं कैसी होती है, बोलता है कठोर होती हैं। हीरा को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती। हीरा बस कठोर होता है, बाकी धातुएं कठोर नहीं होती। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, इसमें से आप 3-4 एग्जांपल्स परीक्षा में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां लिखा है बेटा द्रव अधातु का नाम संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। बोलता है क्या चीज, बोलता है बेटा किसी द्रव जो अधातु होता है उसका नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का तत्व होता है। कौन होता है बेटा, ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम, जो पीरियोडिक टेबल रहता है उसमें 7th ग्रुप में पाया जाता है, सप्तम मुख्य समूह का तत्व होता है, और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। बोलता है सामान्य ताप पर यही एक ऐसी अधातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अधातु का नाम लिखना है, तो द्रव अधातु का नाम क्या हुआ, ब्रोमीन। संकेत बोलता है, इसका संकेत क्या होता है बेटा, Br। क्या होता है बेटा, संकेत Br होता है, और चूंकि द्रव अवस्था में रहता है इसलिए कई बार Br2 लिखा हुआ भी आप पाएंगे, ठीक है। मगर सामान्य रूप से क्या लिखते हैं बेटा, हम ब्रोमीन के लिए Br का प्रयोग करते हैं। अब अधातु के 3 मुख्य रासायनिक गुण, कोई भी अधातु होती है उसकी 3 जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो अधातु होते हैं नॉन मेटालिक होते हैं, ऑक्साइड नेचर में अम्लीय यानी कि एसिडिक होते हैं। बोलते हैं अधातुएं कैसी होती है बेटा, अम्लीय होती है, अम्लीय एसिडिक। उसमें गुण होता है कि वे कैसी धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं वो अम्लीय होती हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर में वे हाइड्रोजन के साथ स्थिर कंपाउंड बनाते हैं। बोलता है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, स्थिर कंपाउंड बनाते हैं, और
उनके क्लोराइड पूरी तरह से पानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। पानी में क्या हो जाते हैं बेटा? हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ये आप लिख सकते हैं। ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं वो मैं बहुत डिटेल में आपको जो चैप्टर वाइज क्लास 10th लेके चलूंगा तो सभी चीजें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। अभी हमको केवल गुणों के बारे में आपको बताना है। हम गुण आपको बता रहे हैं बेटा कि हाइड्रोजन के साथ स्थिर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसको आप अलग एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट बना के। उसके क्लोराइड पूरी तरह से पानी से क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। और फोर्थ नंबर में आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ गैर धातुओं की प्रतिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के वक्त वे एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जब अधातुएं जो रहती हैं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शंस करती हैं, तो क्या बनाती है? बोलता है एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा लास्ट पॉइंट पर। समतल दर्पण द्वारा बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। मैंने एक डायग्राम ले लिया। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बेटा एक मिरर है। मिरर है, एक तरफ मिरर इस तरह से क्या होता है? लकड़ी लगी रहती है, या फिर हम उस तरफ को क्या कर देते हैं बेटा? घिस दिए रहते हैं। ये एक आदमी जो है मिरर बीसी के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोलता है समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है बेटा? समतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण या गुण लिखे। बोलता है समतल दर्पण। हम रोज घर में दर्पण देखते हैं, सामने हमारे क्या रहता है बेटा? दर्पण रहता है। दर्पण देखते हैं, क्या समझ में आता है? दर्पण देखते हैं हमारा चेहरा क्या बड़ा या छोटा दिखाई देता है? नहीं, जितना आकार का हमारा चेहरा है उसी आकार में हमको क्या होता है बेटा? वो दर्पण में दिखाई देता है। वही समतल दर्पण होता है। तो सबसे पहला जो गुण होता है बेटा समतल दर्पण का, ठीक है, ठीक है, अभिलाक्षण। समतल दर्पण में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। बात समझ में आई? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह समतल दर्पण का सबसे पहला अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगर इमेज आई है और वस्तु का आकार ओ है तो आई बराबर क्या हो जाता है बेटा? ओ हो जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला गुण, ठीक है। अब देखिए हमको मालूम है डायग्राम में हमने इसलिए इसको बनाया है। देखो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है बेटा ए पर, उसका इमेज दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है और जो वस्तु का आकार रहता है, ठीक है, जो इस आदमी का आकार है उसी आकार का उसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए हमने पहले गुण में लिखा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। वस्तु के आकार के बराबर होता है, आई बराबर ओ। ये पहला इसका अभिलाक्षणिक गुण हो गया। दूसरा नंबर, दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे हम अब, ठीक है। जितने दूर पर वस्तु स्थित होती है बेटा, अगर हम यहां वस्तु का जो डिस्टेंस है मान के चलते हैं, ठीक है, ये जो दर्पण है उस दर्पण से वस्तु का डिस्टेंस हम क्या है मान के चलते हैं बेटा? यू है। कितना है? वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी है? यू है। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है बेटा? वी है। तो ये u और v आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो हम सेकंड अभिलाक्षणिक गुण में लिखेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जो प्रतिबिंब की दूरी है और जो वस्तु की दूरी है दोनों आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v के बराबर होती है। वस्तु की दूरी को हम u, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लेके चलते हैं बेटा? v लेके चलते हैं। क्लियर? चित्र में देखेंगे तीसरा गुण आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वस्तु का या आदमी का प्रतिबिंब, हम दर्पण देखते हैं कैसा दिखाई देता है? हमारा प्रतिबिंब क्या उल्टा बनता है? नहीं, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम तीसरा गुण में लिख सकते हैं बेटा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। और सीधा बन रहा है मतलब क्या हो गया बेटा? सीधा और आभासी।
ठीक है। प्रतिबिंब का कैसा बना, सीधा और आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए। ठीक है, क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, सीधा और आभासी बनता है। इस प्रकार से ये 3 मुख्य गुण आप लिख सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, प्रतिबिंब सीधा और कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये हो गया समतल दर्पण द्वारा बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण। डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए यहां दिखाया है। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका असाइनमेंट वर्क कंप्लीट। इस तरीके से एकदम आपको कॉपी नहीं करना है, आप अपने शब्दों में समझकर बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है असाइनमेंट के 30 मार्क्स मिलने वाले हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में जुड़ेंगे। आपको पूरे के पूरे नंबर मिले और साल 2021 आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो, ये शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से बोलूंगा कि आप सभी तैयार हो जाइए। 1 दिसंबर से हम मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में क्लास 10 की क्लास शुरू कर रहे हैं। साइंस और मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होगी। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। उसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमको फॉलो करते हुए चलिए। नीचे बेल आइकन होगा, वो बटन दबा देना। हर वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। चैनल अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है बेटा तो लाइक जरूर कीजिए। ओके, तो मैं गोपाल सर बस इतना ही बोलूंगा कि अब आपकी पढ़ाई आगे बहुत ही अच्छी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 1 दिसंबर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बेटा।